जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेशन का और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास डिफाइन एंड एक्सप्लेन एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 डिफाइन एंड एक्सप्लेन एक्सेलरेशन। लास्ट टाइम हमने स्पीड किया था, वेलोसिटी किया था। जिन बच्चों ने उनको रिवाइज कर लिया है उनके लिए ये आसान होगा टॉपिक। एक्सेलरेशन की हमने सबसे पहले डेफिनेशन करनी है, मेन हेडिंग एक्सेलरेशन की। उसके बाद इस वक्त मैं जो बोल्ड कर रहा हूँ ये इसकी डेफिनेशन है। Acceleration is defined as the rate of change of velocity of the body. वेलोसिटी में तब्दीली वक्त के लिहाज से कितनी होती है किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट में, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। मिसाल हम देते हैं, जिस तरह फर्ज किया एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, उसकी शुरू में वेलोसिटी जो है हमारे पास 10 है, बाद में उसकी वेलोसिटी जो है वो 12 हो गई है। तो फर्ज करते हैं एक सेकंड में हम बात करते हैं, एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी पहले थी 10, बाद में 12 होगी, तो दोनों को माइनस कर दें तो 2 रह गया। तो 2 चेंज इन वेलोसिटी आई उसकी एक सेकंड के अंदर, तो एक्सेलरेशन हमें ये बता देगा कि एक सेकंड में उसमें 2 मीटर पर सेकंड की चेंज इन वेलोसिटी आई है। तो हम जरा उसके फार्मूले की तरफ जाते हैं ताकि बात क्लियर हो। नीचे पहले तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी, द रेट का मतलब टाइम के साथ रेशो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, चेंज इन वेलोसिटी की टाइम के साथ रेशो जो होती है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास जो है मैथमेटिकली की है, उसके बिल्कुल नीचे मैथमेटिकली स्टार्ट होता है और ये जाएगा अप टू इंटरवल्स तक। डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे जहाँ फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ मैथमेटिकली है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी की टाइम के साथ रेशियो जो होती है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फार्मूले में भी हमने ये लिखा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी बाद वाली वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में तब्दीली की वैल्यू आ जाती है। तो चेंज इन वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, नीचे टाइम टेकन हमने वैसे लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है v के साथ छोटा सा f, दिस मीन्स फाइनल वेलोसिटी। v जो है हमारे पास वो वेलोसिटी का सिंबल है। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी में छोटा v जो है उसके साथ छोटा सा i लिख दें तो ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो vf माइनस vi ये चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम टेकन का सिंबल जो है वो t है और एक्सेलरेशन जो होता है उसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये हमने 2 लाइनें साथ लिखनी है जिसमें हमने बता दिया है कि ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी एफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल टी जो है वो टाइम टेकन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा मैथमेटिकली जो है इंटरवल पे खत्म हो जाता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन से लेके इंटरवल तक जो है ये हमारे हेडिंग नंबर 2 थी मैथमेटिकली, और हेडिंग नंबर 1 जो था वो हमारे पास डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने हेडिंग डालनी है यूनिट की। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड ms माइनस 2 होता है। ये ms माइनस 2 कैसे आया इन शॉर्ट में बता दूं, लेकिन आपको वैसे ये यूनिट याद होना चाहिए। ये ऊपर चेंज इन वेलोसिटी लिखा हुआ नजर आ रहा है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम लिखा हुआ नजर आ रहा है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, मीटर पर सेकंड और नीचे हमारे पास सेकंड। ये नीचे वाला सेकंड जो है ऊपर मीटर पर सेकंड था तो नीचे एक और सेकंड है, ये दोनों मिलके s माइनस 2 बना देते हैं क्योंकि स्केयर हो जाता है, सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाता है। m मीटर पर सेकंड, सेकंड पहले नीचे था और एक सेकंड पहले नीचे टाइम का आ गया तो दोनों मल्टीप्लाई हुए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो हमें यूनिट बस याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो है इस मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर ms माइनस 2। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको याद हो तो हमने जब वेक्टर और स्केलर पढ़े थे उसमें वेक्टर्स में एक्सेलरेशन का जिक्र था, यानी कि इसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए इसके एंड में आप लिख दें इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी या इट इज अ वेक्टर। यूनिट के एंड में लिख दें ms माइनस 2 के आगे इट इज अ वेक्टर, ताकि आपको पता हो एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपको याद हो तो हमने स्पीड और वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की थी।
ये भी उनसे मिलता जुलता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डेफिनेशन अगर आप देखें तो उसकी डेफिनेशन स्पीड की जब हमने की थी तो डिस्टेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसका फार्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमने कहा था अगर एक बॉडी का डिस्टेंस जो है बराबर वक्त में बराबर चेंज हो रहा हो तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। जब हमने डिस्प्लेसमेंट किया था तो उस वक्त हम यानी कि जब हमने वेलोसिटी की थी तो उसका फार्मूला था v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो उसके यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया था। हमने कहा था एक ऑब्जेक्ट जो है वो बराबर वक्त में बराबर डिस्प्लेसमेंट तय करता हुआ जा रहा है तो उस वक्त उसका वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ऐसे ही हमारे पास एक्सेलरेशन में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में फार्मूले में चेंज इन वेलोसिटी ऊपर आ रहा है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की चेंज इन वेलोसिटी वक्त के लिहाज से बराबर होती जाए, यानी कि 1 घंटे के बाद देखें तो चेंज इन वेलोसिटी नोट करें, अगले 1 घंटे के बाद चेंज इन वेलोसिटी नोट करें, तो अगर वो बराबर आती जा रही है तो ऐसी सूरत में उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। लिखा हुआ है ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, अगर बराबर चेंज इन वेलोसिटी हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर वक्त में, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, चाहे वक्त छोटे से छोटे क्यों ना लिए जाएं, यानी कि मिनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं 10 मिनट में, या सेकंड 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, तो टाइम कितना छोटे से छोटा क्यों ना हो लेकिन चेंज इन वेलोसिटी जो है वो बराबर वक्त में बराबर होनी ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में ऐसे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। इसके बिल्कुल नीचे आप वेरिएबल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो है वो खुद से लिख लें, ये इसी डेफिनेशन में हमने चेंज करनी है। अगर पहले उर्दू में सुन लें, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में तब्दीली बराबर ना हो बराबर वक्त में तो ऐसी सूरत में एक्सेलरेशन जो होता है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो बोल्ड हुई है, इसके बिल्कुल नीचे आप हेडिंग डालेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन की, और सिर्फ ऊपर वाली डेफिनेशन में क्या चेंज करना है, ए बॉडी हैज वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट डज नॉट have equal change in velocity in equal interval of time however short the interval may be। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जगह पे वेरिएबल एक्सेलरेशन, और इट हैज इक्वल की जगह पे इट डज नॉट हैव, इट हैज की जगह पे इट डज नॉट हैव इक्वल, बाकी सारा वैसे का वैसे ही। तो एक दफ़ा मैं रीड कर देता हूँ, आप देख लें वेरिएबल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। ए बॉडी हैज़ वेरिएबल एक्सेलरेशन if it does not have equal changes in velocity in equal intervals of time however short the interval may be। तो ये हमने वेरिएबल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो है वो खुद से लिखनी है। उसके बाद हमारे पास ये जो पैराग्राफ हम बोल्ड कर रहे हैं ये एक्सप्लेनेशन का है, और इसमें फर्स्ट 3 लाइंस छोड़ के आगे जो हमारे पास लाइंस हैं वो डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन की सब हेडिंग भी डाल सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, यानी कि पूरी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग है और यहाँ से सब हेडिंग डाल सकते हैं डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, जिसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन में हमने क्या बताना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, जैसा कि उसकी शुरू में वेलोसिटी 10 है, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी 12 होती है, थोड़ी देर बाद 20 हो जाती है मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन, बढ़ती जा रही है, तो ऐसी सूरत में एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और उसकी डायरेक्शन वही होती है जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। आप पीछे फार्मूले में भी देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे है, ये आप देखें वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी कम हुई और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हुई, तो फाइनल वेलोसिटी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकालें तो प्लस में जवाब आता है एक्सेलरेशन का। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो उस वक्त एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और उसकी डायरेक्शन उसी तरफ होती है जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट जाएं, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ऐसी सूरत में एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं और इसी एक्सेलरेशन को डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब ऊपर वाली क्वेश्चन में देखें, इस इक्वेशन में लिखा हुआ है a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है
फर्स्ट कर लें शुरू में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, बाद में जो है इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास वी एफ बाद वाली वेलोसिटी जो कि 8 होगी, वी आई शुरू वाली वेलोसिटी जो कि 10 होगी, जो कि बड़ी है। तो 8 में से 10 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। रिटार्डेशन भी इसको हम कहते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो हमने रिटार्डेशन की हेडिंग यहाँ से डाली थी, जो एक्सप्लेनेशन की सब हेडिंग है, इसको हम एक दफ़ा रीड भी कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव तब होता है इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, अगर वेलोसिटी कम हो रही है ऑब्जेक्ट की। The direction of negative acceleration is opposite to the direction in which the body is moving. Acceleration की direction हमेशा जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है उसकी उल्टी डायरेक्शन में, opposite direction में होगी। Negative acceleration is also called deceleration और retardation। तो इसको हम deceleration या retardation भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ये acceleration का टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद हम एक शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस। इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिखें, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखें। डिफाइन एंड एक्सप्लेन ग्राफ, या व्हाट इज ए ग्राफ क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेन। और ये हेडिंग को जो है इसको चेंज भी कर लें, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन की जगह पे ग्राफ की हेडिंग डाल दें आप। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज ए ग्राफ क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेन। ग्राफ की डेफिनेशन अभी मैं बोल्ड करता हूँ, ये ग्राफ की डेफिनेशन है। अगर आप डायग्राम देखें, यहाँ पे देखें, ये ग्राफ दो बने हुए हैं और ग्राफ में एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई वैल्यू होती है और वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई वैल्यू होती है, और उनको हम तस्वीरी तौर पे जो है वो एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो इसका मतलब है एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस में और एक क्वांटिटी वाई एक्सिस में होती है, और उनके दरमियान ताल्लुक को जो है वो ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसीलिए हमने कहा ग्राफ जो होता है वो तस्वीरी तौर पे जो है दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान जो होता है वो ताल्लुक को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफ इससे पिक्टोरियल, पिक्टोरियल का मतलब तस्वीरी तौर पे हमने इसकी वजाहत करनी है। वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज, मुख्तलिफ क्वांटिटीज के दरमियान ताल्लुक को जो है वो ग्राफ तस्वीरी तौर पे रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद दा से लेके एंड तक जो है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, जिसमें बताया गया है कि ग्राफ जो है वो दो क्वांटिटीज के दरमियान बनाया जाता है। एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। डिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि हम एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हमने ये नीचे अगर आप देखें तो ये टाइम और डिस्टेंस, ये मैं बोल कर रहा हूँ टाइम और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ बना हुआ है। अब ये नीचे वाले जो है टाइम, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि हम एक गाड़ी मूव करती हुई आगे की तरफ जा रही है अगर, तो अगर हम ये करते हैं नीचे वाले ग्राफ में भी देखें तो टाइम और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ है। फर्ज करें एक गाड़ी मूव करती हुई जा रही है, अगर हम उसको 5 सेकंड का टाइम देंगे तो वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी। अगर हम उसको 10 सेकंड का टाइम देंगे तो वो मूव करती हुई ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर देगी। इसका मतलब है टाइम तो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह अगर हम ये ऊपर वाले ग्राफ में देखें जहाँ पे लिखा हुआ है रन स्कोर्ड और यहाँ पे ओवर्स लिखे हुए हैं, कोई भी मैच हो रहा है 10 ओवर का है, 20 ओवर का है, 30 ओवर का है, ये ओवर्स जो हैं ये हमने रखे हुए हैं, तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और जो रन्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं, अगर ओवर कम होंगे तो चांसेस कम होंगे रन्स होने के, अगर ओवर ज़्यादा होंगे तो रन्स भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसका मतलब है रन्स डिपेंड करते हैं ओवर्स के ऊपर। तो ये ग्राफ बना हुआ है। तो हमने एक्सप्लेनेशन दा से लेके क्वांटिटी तक की, जिसमें हमने बताया ग्राफ दो क्वांटिटीज के दरमियान बनता है जिनको वेरिएबल्स कहते हैं। इनमें से एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाती है और दूसरी क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाती है, जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल की हेडिंग डालनी है, और ये ग्राफ जो है, ये रन्स वाला ग्राफ जो है, ये रन्स वाला ग्राफ
जो लेफ्ट साइड में मौजूद है ये हमने ग्राफ बना देना है। बस ऐसे ही एक कर्व लाइन जो है ऊपर नीचे करते हुए बना देनी है और दरमियान में सर्कल्स ड्रॉ कर देने हैं जो कि फॉल ऑफ विकेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नीचे 10, 20, 30 करके 50 ओवर का हमने मैच शो कर देना है और ऊपर बराबर बराबर 50-50 का इजाफा करते हुए बराबर फासले पे डॉट लगा के हमने लिख दिया 50, 100, 150, 200, 250, 300। ये रन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और दरमियान में एक लाइन ऊपर नीचे करते करते ड्रॉ की जिसमें फॉल ऑफ विकेट्स को सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये हमारी एग्जांपल है ग्राफ की। तो हमारा क्वेश्चन जो था ग्राफ का, इसमें डेफिनेशन आती है जो कि फर्स्ट 2 लाइन्स है हमारे पास। उसके बाद द से लेके क्वांटिटी तक एक्सप्लेनेशन आती है और उसके बाद जो है हमारे पास ये जो ग्राफ वाला जो डायग्राम है ये एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के हमने ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। तो जब ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमने लास्ट क्वेश्चन करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से। मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन ओवरऑल हम एज लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं लेकिन बोर्ड में जो है वो एज शॉर्ट क्वेश्चन ही आ रहा है। ये ओवरऑल क्वेश्चन लिख लें, एक्सप्लेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सप्लेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो हमने वैसे लिखना है। वैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है बोर्ड में एज एमसीक्यू बीच में से आते हैं इसमें से, लेकिन अगर एज लॉन्ग फर्स्ट करें आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ पहले मेन हेडिंग के साथ लिखना है जिसमें हमने बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी कि एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ऐसी सूरत में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही है और डिस्टेंस कवर्ड भी वही है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। तो इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली व्हेन मोशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ये वाली लाइन एमसीक्यू में आ सकती है। स्ट्रेट लाइन जो है वो अंडरलाइन हुआ हुआ आ सकता है या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है ये अंडरलाइन हुआ हुआ आ सकता है। सिमिलरली वो कहता है आगे कि ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ऐसी सूरत में स्पीड और वेलोसिटी जो है उनको भी इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि स्पीड की जगह पे वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह पे स्पीड का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम है, वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में बराबर होते हैं तो फिर ऐसी सूरत में स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू भी सेम होगी हमारे पास। तो इसलिए वो लिखता है सिमिलरली इफ द मोशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन देन स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद लास्ट में हमने बता देना है कि जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे होते हैं तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमेशा टाइम लिया जाता है और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिया जाता है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जैसा कि इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं, व्हाइल वर्टिकल एक्सिस जिसको वाई एक्सिस कहते हैं शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर एस लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमने ये पैराग्राफ लिखना है, लेकिन अभी तक इसमें से एमसीक्यू ही आए हैं। और ये आगे हमारे पास इसकी सब हेडिंग कंटिन्यू है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्वेश्चन जो है वो अगर मैं पूरी मार्किंग करूं तो यहाँ से शुरू होता है और नेक्स्ट पेज में हॉरिजेंटली पे जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे होता है। तो हम कर रहे थे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। सब हेडिंग हमारे पास आ गई डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। लॉन्ग में तो हमने ऐसे ही लिखते जाना है जैसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऐसे आ सकता है एक्सप्लेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी कि जो सब हेडिंग आ रही है उसके साथ लिखा होगा एक्सप्लेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ और आगे हेडिंग लिखी होगी। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में हमने ये बात बतानी है। ये जो साइड में आपको 2.18 नजर आ रहा है ये डायग्राम हमने ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के साथ बनानी है और इसमें हमने जो लिखना है ये मैंने बोल्ड किया हुआ है। इसमें हमने बताना है कि एक ऑब्जेक्ट है
वो रुका हुआ है। फर्ज करो ऑब्जेक्ट जो है उसने 15 मीटर का फासला तय कर लिया, एक गाड़ी है 15 मीटर का फासला तय कर लिया, वो रुकी हुई है वहां पे, मैं टाइम नोट कर रहा हूँ और वो वहीं की वहीं है। तो ऐसी सूरत में ये देख सकते हैं आप ग्राफ में, 0 के बाद 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद 10 और 15, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 सेकंड के बाद भी वो 10 और 20 यानी कि 10 और 20 के दरमियान में लाइन नजर आ रही है, यानी कि डिस्टेंस 15 मीटर का ही तय हुआ है। 10 मिनट देखते हैं फिर भी वहीं का वहीं है, 15 सेकंड, सॉरी ये सेकंड से नीचे, 5 सेकंड के बाद भी गाड़ी वहीं है, 10 सेकंड के बाद भी 15 मीटर पे ही है, 15 सेकंड के बाद भी 15 मीटर पे ही है, और भी टाइम गुजरेगा तो वहीं की वहीं है। तो ये ऐसे का ग्राफ हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए। तो वो इसमें लिखता है कि जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो ऐसी सूरत में हमारे पास ग्राफ में एक ऐसी लाइन हासिल होती है जो कि टाइम एक्सेस यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रही है। तो इसमें हमने ये पैराग्राफ लिखना है और ये डायग्राम साइड में जो बनी हुई है ये हमने बनानी है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ये सब हेडिंग है जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की थी। और लेकिन एज शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए तो लिखा होगा एक्सप्लेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। पहले तो कांस्टेंट स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड एक ही चीज के दो नाम है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या था? बराबर वक्त में बराबर फासला तय करता हुआ अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उस वक्त उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है। तो यही बात उसने शुरू में लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 लाइन में, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो शुरू में हमने यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन की, उसके बाद फिर हमने ये बताना है, ये साइड में जो 2.19 ग्राफ है ये इसके साथ हमने बनाना है। और इसमें हमने ये बताना है कि एक तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन कर दी, बराबर वक्त में बराबर फासला तय करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उस वक्त उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है। फिर हमने कहना है ऐसी सूरत में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है जो कि इंक्लाइंड होती है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है ये लाइन इंक्लाइन हुई है, थोड़ी सी टेढ़ी है। और इसमें आप देखें 5 सेकंड के बाद 10 मीटर का फासला तय हुआ, अगले 5 सेकंड के बाद मजीद 10 मीटर का फासला तय हुआ, अगले 5 सेकंड के बाद मजीद 10 मीटर का फासला तय हुआ। इसका मतलब है बराबर वक्त में बराबर फासला तय होता हुआ जा रहा है। ये ग्राफ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डॉटेड लाइन 5 सेकंड के बाद 10 मीटर का फासला था, 10 सेकंड के बाद 20 मीटर का फासला था, 15 सेकंड के बाद 30 मीटर का फासला था। तो हर 5-5 सेकंड के बाद जो है वो बराबर 10-10 मीटर का फासला तय करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब है ये ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। इसी ग्राफ को वो आगे एक्सप्लेन करता है, वो कहता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इस ग्राफ से निकालना चाह रहा है और ए और बी के दरमियान निकालना चाह रहा है। स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, आप नीचे देख सकते हैं उसने लिखा हुआ है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो लेकिन एक बात याद रखें, जब स्लोप लिखा हो, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसका मतलब होता है वर्टिकल वाली वैल्यू यानी कि वाई एक्सिस वाली वैल्यू को डिवाइड कर देना एक्स एक्सिस वाली वैल्यू से। स्लोप ऑफ लाइन ए बी का मतलब, रिपीट कर रहा हूँ, वाई एक्सिस की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें एक्स एक्सिस की वैल्यू से। तो उसने लिखा है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्लोप ऑफ द लाइन ए बी स्लोप अगर हम देखें तो ए बी के अलोंग जो वर्टिकल लाइन हम देखें, बी के सामने देखें 30 लिखा हुआ है, ए के सामने 10 लिखा हुआ है, दोनों को माइनस कर दें तो इस दौरान में डिस्टेंस ट्रेवल 20 आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे 20 उसने लिखा हो 20 मीटर। और अगर हम नीचे देखें ए बी के लॉन्ग बी जो है वो 15 है, ए जो है वो 5 है, 15 और 5 को माइनस कर दें तो बाकी 10 रह जाता है। तो 10 सेकंड इस दौरान में लगे ए से बी के दरमियान, तो हमने 10 सेकंड फार्मूले में लिखा हुआ है। तो हमने आगे क्या किया, हमने लिखा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी अभी मैंने बताया वर्टिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वैल्यू। वर्टिकल वैल्यू है डिस्टेंस ई एफ, ये देख सकते हैं ई एफ डिस्टेंस, और सी डी जो है हमारे पास टाइम है। तो डिस्टेंस मैंने बताया था 20 है, टाइम 10 है, डिवाइड कर दिया तो 2 मीटर पर सेकंड आ गया। एंड में उसने दोबारा लिख दिया स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड आ गई। तो इसके साथ हमने ये कैलकुलेशन भी साथ थोड़ी सी करनी है। इसी तरह लास्ट में हमारे पास है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। पहले जो था वो कांस्टेंट स्पीड था, जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन हासिल होती है, लेकिन जब वेरिएबल स्पीड होती है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि कोई कर्व सी होती है। तो हमने जनरल सी कोई सी एक कर्व बना देनी है, जैसा कि यहाँ पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं।
तो ये कर्व जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट जो है बराबर वक्त में बराबर फासला तय नहीं कर रहा है। शुरू में उसने लिख भी दिया है when an object does not cover equal distance in equal interval of time then its speed is not constant, इसको हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं। उसके बाद जो है ये पूरे पैराग्राफ में बाकी क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें एग्जाम्पल भी शामिल है। और 3 मीटर पर सेकंड, ये जो लास्ट 3 लाइन्स हैं ये आप कट कर सकते हैं, ये लास्ट 3 लाइन्स कट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है ये हमने लिखना है। मैं रिपीट करता हूँ, इसमें ये ग्राफ 2.20 भी बनाना है। पहले तो हमने वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन कर देनी है कि एक ऑब्जेक्ट बराबर वक्त में बराबर फासला तय ना कर रहा हो तो उस वक्त उसकी स्पीड वेरिएबल होती है या नॉट कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है। फिर हमने ये ग्राफ तो हमने कर्व वाला बनाया होगा। फिर हमने बताना है कि जब कर्व ग्राफ बनता है तो वेरिएबल स्पीड किसी पॉइंट पी पे अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पी पॉइंट में अगर हम स्पीड निकालना चाह रहे हैं वेरिएबल स्पीड, वो कैसे निकालते हैं। उसने कहा यहाँ पे पहले एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, इंक्लाइन लाइन आपको नजर आ रही है क्यू आर। ये एक ऐसी लाइन है जो कि कर्व को एक पॉइंट से पी पॉइंट से टच करती हुई जा रही है। कर्व को एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को टेंजेंट कहते हैं। यहाँ पे आपको नजर आएगा लिखा हुआ टेंजेंट। तो कर्व को एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन जो होती है वो टेंजेंट कहलाती है। तो यहाँ पे क्यू आर जो है वो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया। मैं रिपीट करता हूँ, कर्व में किसी पॉइंट पी पे अगर हम निकालना चाह रहे हैं उसकी वेरिएबल स्पीड कितनी है तो वहां पे हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की क्यू आर जो कि पी पॉइंट पे एक जगह पे टच कर रही है, ये टेंजेंट लाइन कहलाती है। फिर इस क्यू आर का जो है वो हमने मालूम कर लेना है स्लोप। नीचे लिखा हुआ है स्लोप ऑफ द टेंजेंट पी। स्लोप क्या है मैंने पहले भी बताया था, आर के सामने 30 लिखा हुआ है, क्यू के सामने 0 लिखा हुआ है। 30 और 0 को माइनस करें तो 30 आ जाता है, तो 30 मीटर हमारे पास वैल्यू आ गई वर्टिकल वैल्यू। और हॉरिजेंटल वैल्यू आर के सामने 15 लिखा हुआ है, क्यू के सामने 5 लिखा हुआ है। 15 और 5 को माइनस करें तो 10 आ गया, तो इसका मतलब है 10 सेकेंड हमारे पास टाइम आ गया। दोनों को डिवाइड किया तो 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे खत्म कर देना है। तो कर्व की सूरत में किसी पॉइंट पे जब वेरिएबल स्पीड निकालनी हो तो वहां पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो पी को एक पॉइंट पे टच करे, जैसा कि क्यू आर है हमारे पास। और फिर उसकी स्लोप मालूम करनी है। स्लोप का मतलब वर्टिकल वैल्यू, क्यू आर की वर्टिकल वैल्यू 30 और 0 दोनों को माइनस करें तो 30 आती है, तो हमने 30 लिख दिया डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वैल्यू। हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो है क्यू आर की जो है वो है एस क्यू, यानी कि 15 में से 5 को माइनस करें तो 10 आ जाता है। और 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 10 वाली लाइन जो है कट कर देनी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाए।